वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ वापस वतन पहुंच गए। वज़ीर आज़म आज सुबह लंदन से इस्लामाबाद पहुंचे। इमरान खान, अमरीकी साजिश का बयानिया पसे पुश डालने से बात खत्म नहीं होगी, आपको जवाब देना पड़ेगा। जिस बयानिए पे पूरे मुल्क में इंतशार और झूठ फैलाया, जवाब दिए बगैर सिर्फ दस्तबरदारी काफी नहीं। नाम नेहाद हकीकी आज़ादी का असल चेहरा मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो गया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने असासाजात रेफरेंस में वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार की हाज़िरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। सेनेटर इसहाक डार ने हाज़िरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना, असासाजात की डी अटैचमेंट और बरियत से मुतालिक दरख्वास्तें दायर की थीं। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने डी अटैचमेंट और बरियत की दरख्वास्तों से मुतालिक जवाब आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। पीटीआई अपने लिए कोई अलग कानून चाहती है। पंजाब हुकूमत नून लीगी कारकुनों के खिलाफ झूठे मुकदमात बना रही है। पहले भी झूठे मुकदमात का सामना किया है, अब भी कर रहे हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून सायर अफजल तारड़ और मुआविन खुसूसी अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम का हुसूल भी ज़रूरी है। कम्युनिकेशन असर हाजिर की बुनियादी ज़रूरत है। अगली नस्लों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए तालीम को फ़रोग़ देना होगा। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ताजिरों की पीटीआई धरना के बायस सड़कों की बंदिश के खिलाफ केस की समाअत। शहरियों और ताजिरों को मुश्किलात का सामना है, बुनियादी हुकूक मुतासिर हो रहे हैं। पीटीआई को पाबंद किया जाए, धरना और जलसे का इनेकाद इस्लामाबाद से बाहर करें, दरख्वास्त गुजार। अब देखें ना, लोगों के कारोबार पहले से बिल्कुल नहीं है और लॉन्ग मार्च की वजह से कारोबार ये और भी ठप हो चुके हैं। यार लॉन्ग मार्च की वजह से दुकानों वालों को इतना नुकसान हो रहा है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। ये जो धरना है इसकी वजह से सप्लाई और मेन रोड जब बंद है तो फिर ज़ाहिर है फ्रूट और सब्ज़ी जो है वो नहीं आ सकेगी और नहीं आ रही, जिसकी वजह से 600 रुपये वाला प्याज अब 1000 रुपये में यानी 5 किलो बिक रहा है। पीटीआई की जानिब से सड़कों की बंदिश से अवाम शदीद मुश्किलात से दोचार, कारोबारी तबका परेशान। जीटी रोड पर मुसाफिर और माल बरदार गाड़ियों की मीलों लंबी कतारें। मसनूआत की तरसील मुअत्तल, अजनास की कीमतें बढ़ने लगीं। कुर्सी की हवस में एक शख्स का हंगामा और एहतजाजी मार्च अवाम के लिए अजाब और मईशत के लिए जहर कातिल है। ताजिरों का शदीद रद्द-ए-अमल। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी की इस्तांबुल में धमाके की शदीद मज़ामत। जानी नुकसान पर अफसोस का इज़हार, जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ। तुर्क अवाम और हुकूमत से मुकम्मल यकजहती। इस्तांबुल के तकसीम स्क्वायर के करीब इस्तक़लाल स्ट्रीट में धमाके से 6 अफराद जाँ बहक और 81 से ज़ायद जख्मी हो गए। आज दुनिया भर में ज़्याबितिस से बचाव का दिन मनाया जा रहा है। ज़्याबितिस इंसानी जिस्म को खोखला करके मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला करने का सबब बनता है। दिन को मनाने का मकसद इस मरज़ से पैदा शुदा पेचीदा अलामात और इससे बचाव के मुतालिक आगाही फराहम करना है। दुनिया भर में करोड़ों लोग ज़्याबितिस के मरज़ में मुब्तला हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में सर्दी का राज। स्कर्दू में दर्जा हरारत -5 और अस्तोर में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। G20 ममालिक का 2 रोज़ा सरबराह इजलास कल से इंडोनेशिया के जजीरे बाली में हो रहा है। रुकन ममालिक के सरबराहान बाली पहुंचना शुरू। कॉन्फ्रेंस के दौरान जंग के दौरान ग़िज़ाई क़िल्लत, तवानाई और मौसमियाती तब्दीलियों के बारे में तबादला ख्याल किया जाएगा। इंग्लैंड ने दूसरी बार T20 वर्ल्ड चैंपियन होने का एजाज हासिल कर लिया। मेलबर्न में खेले गए फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ 5 विकेटों से कामयाबी समेटी। पाकिस्तान ने 8 विकेटों पर 137 रन बनाए।
इंग्लिश टीम ने हदफ 19 ओवर्स में हासिल किया। बेन स्टोक्स के नॉट आउट 52 रन शानदार कारकर्दगी पर सैम कैरन मैच और टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। सनसनीखेज मुकाबले पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए गए। He has his redemption from 2016. Kolkata. कौमी टीम ने फाइनल में शानदार बॉलिंग करते हुए बहादुरी से मुकाबला किया। हमें ग्रीन शर्ट्स पर फख्र है। इंग्लैंड ने बेहतर खेल का मुजाहरा किया। वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का ट्वीट। पाकिस्तानी बॉलर्स ने कम स्कोर के बावजूद अच्छी बॉलिंग की। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी। शायकीन ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। हमारी बॉलिंग दुनिया की तेज तरीन बॉलिंग है। शाहीन अफरीदी को इंजरी ना होती तो नतीजा बदल सकता था। मजमूई तौर पर टीम की कारकर्दगी से मुतमईन हूँ। कप्तान कौमी क्रिकेट टीम बाबर आजम। पाकिस्तान और आयरलैंड की ख़वातीन क्रिकेट टीमों के दरमियान दूसरा T20 मैच बारिश की वजह से मैच ताख़ीर से शुरू हुआ। मुकाबला 17 ओवर तक महदूद। मेहमान टीम की बैटिंग जारी। मैच पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। आयरलैंड को 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं दिन 12 बजे का खबरनामा और मैं हूं मनाजिर हुसैन। मैं हूं हुमा मलिक। खबरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ वतन वापस पहुंच गए हैं। वजीर आज़म आज सुबह लंदन से इस्लामाबाद पहुंचे। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि इमरान खान अमरीकी साजिश का बयानिया पसे पुश्त डालने से बात ख़त्म नहीं होगी। आपको जवाब देना पड़ेगा। जिस बयानिए पर पूरे मुल्क में इंतशार और झूठ फैलाया, जवाब दिया बगैर सिर्फ दस्तबरदारी काफ़ी नहीं। इमरान खान के फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू पर रद्द-ए-अमल देते हुए वफाकी वजीर ने कहा कि आज इमरान से सवाल नहीं बल्कि आज इमरान की बात पर यकीन करने वालों के लिए सवाल का निशान है। झूठे मुल्की मफाद से खेल खेलने वाले फॉरेन फंडेड फितने की बात सुनने वालों के लिए सवाल या निशान है। पार्लियामान अफवाज पाकिस्तान और इदारों को गद्दार ठहराकर सिर्फ ये कहकर कि इट्स बिहाइंड मी एंड इट्स ओवर और बात खत्म। वफाकी वजीर ने कहा कि इमरान खान ने अपने हामियों को पागल और भेड़ बकरियां समझ रखा है। अमरीकी साजिश, इम्पोर्टेड हुकूमत और रजीम चेंज का बयानिया पसे पुश्त इसलिए डाला गया क्योंकि वो कभी मौजूद ही नहीं था। उन्होंने कहा कि आज नाम नेहाद हकीकी आज़ादी का असल चेहरा मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो गया है। इमरान खान ने इक़्तिदार की खातिर पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात को संगीन खतरात में डाला और इक़्तिदार की हवस में मुल्क और कौम को दाव पर लगा दिया। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इमरान खान ने अपने झूठ से न सिर्फ कौमी सलामती को खतरे में डाला बल्कि पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात को भी तबाह करने की साजिश की। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने आमदन से ज़ायद असासाजात नैब रेफरेंस में वज़ीर ख़जाना सेनेटर इस्हाक डार की अदालत हाज़िरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। नैब रेफरेंस की समाअत जज मोहम्मद बशीर ने की। इस्हाक डार एहतसाब अपने वकील काजी मिसबाह के साथ अदालत के रूबरू पेश हुए। इस्हाक डार की जानिब से हाज़िरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना, असासाजात की डी अटैचमेंट और बर्रियत की 3 दरख्वास्तें दायर की गईं। अदालत ने असासों की डी अटैचमेंट और बर्रियत की दरख्वास्तों से मुतालिक आइंदा समाअत पर जवाब तलब कर लिया। केस की आइंदा समाअत 16 नवंबर को होगी। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारड़ ने कहा है कि परवेज़ इलाही वज़ीराबाद वाक़े की FIR तक तो दर्ज करवा नहीं सके मगर सियासी मुखालिफिन के खिलाफ मुकदमात किए जा रहे हैं। गुजरावाला में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर सायरा अफजल तारड़ के हमरा मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि KPK में वफाकी वज़ीर दाखिला को असलहा लहरा कर कत्ल की धमकियां दी गईं मगर किसी के खिलाफ भी FIR नहीं कटी। मुआविन ख़ुसूसी अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि वज़ीराबाद वाक़े पर फौज, एजेंसियों और इदारों के खिलाफ हर्ज़े सराहियां की गई मगर मुजरिम को एतराफ़ जुर्म के बाद भी अदालत में पेश नहीं किया जा रहा। कोई मेडिकल नहीं हुआ और इमरान खान 4 बार JIT को मुस्तरद कर चुके हैं।
انہوں نے کہا کہ پرویز الہی وزیرآباد واقعے کے اصل ذمہ دار ہیں جنہوں نے سیکیورٹی فراہم نہیں کی. وہ دونوں طرف کھیلنا چاہ رہے ہیں اور ان کا بیٹا کمیشن بنانے میں مصروف ہے. سارہ افضل تارڑ نے کہا کہ عمران خان نے ہمیشہ ہماری بات چیت کی پیشکش کو متکبرانہ انداز میں ٹھکرایا ہے، لہٰذا اب ان سے بات نہیں ہو سکتی. صدر ڈاکٹر عارف الوی کہتے ہیں کہ ہمیں اسلام کے زرعی اصولوں کو اپنا کر اپنی نئی نسل کی اخلاقی تربیت کرنا ہے. علم کے حصول کے ساتھ خواتین کو معاشی اعتبار سے مضبوط بنانا ہوگا. ہمیں ایسا ماحول پیدا کرنا ہے جس میں ہونہار اور ہنرمند افراد ملک میں رہ کر اپنی خدمات انجام دیں. لاہور میں منہاج یونیورسٹی کے کنووکیشن سے خطاب کرتے ہوئے صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ زمانہ تیزی سے ترقی کر رہا ہے. ہمیں اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دینی ہے. جب ہم ٹول کو استعمال نہیں کر پاتے تو ریاکشن یہ ہوتا ہے کہ بند کر دو، مت دیکھو، اور اس طرح سے اپنی قوموں کو پروٹیکٹ کر لو. مگر زمانہ تو بڑی تیزی سے چل رہا ہے، زمانہ آپ کو پیچھے چھوڑ جائے گا. یہ وہ زمانہ برک اینڈ مارٹر ایجوکیشن کا بھی نہیں ہے. اب تو کلاؤڈز کے اندر ڈیٹا ہے. آئی ٹی اسکلز کی مانگ اس وقت دنیا میں اتنی ہے جتنے لوگ نہیں ہیں. پاکستان کی طرف دنیا دیکھتی ہے کہ یہاں سے ملیں گے، یہاں یوتھ بل جائے، اور ہم اپنے خرامہ چل رہے ہیں. صدر مملکت نے کہا کہ سیاق و سباق سے ہٹ کر کسی بات کا حوالہ دینا یا کسی کی نجی گفتگو لوگوں تک پہنچانا غیبت کے زمرے میں آتا ہے. ہمیں اخلاقی گراوٹ سے اجتناب کرنا ہے اور تصدیق کے بغیر کوئی بھی خبر آگے نہیں پہنچانی. یہی اسلام کا اصول ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے لاپتہ افراد سے متعلق تمام کیسز یکجا کر کے ڈویژن بینچ منتقل کر دیے. صحافی مدثر نارو اور دیگر لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے درخواستوں پر سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے کی. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ سابق وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کے استعفے کے بعد لاپتہ افراد سے متعلق کمیٹی غیر فعال ہو گئی ہے. لواحقین کی حد تک اپنا کام مکمل کر چکے ہیں. جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ حکومت کے اندر لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، اداروں نے ہمیشہ رہنا ہے. اگر کوششیں کی گئی ہیں تو نتیجہ کیا ہے؟ یہ کوئی نیا کیس نہیں ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ یہ ملک کے مفاد میں ہے کہ یہ کیسز حل ہوں. ہمارا اپنا کوئی عزیز لاپتہ ہو جائے تو ہم خود کیسا محسوس کریں گے. اسلامک یونیورسٹی کے باہر سے لاپتہ ہونے والے 2 افراد کے تفتیشی کے غیر مطمئن جواب پر عدالت نے شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر ایس ایچ او تھانہ سبزی منڈی کو طلب کر لیا ہے. اور وفاقی دارالحکومت کے تاجروں کی پی ٹی آئی دھرنا کے باعث سڑکوں کی بندش کے خلاف درخواست پر سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے کی. درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ اپریل میں حکومت کی تبدیلی کے بعد سے اب تک احتجاج کیے جا رہے ہیں. شہریوں اور تاجروں کو مشکلات کا سامنا ہے. بنیادی حقوق متاثر ہو رہے ہیں. پی ٹی آئی کو پابند کیا جائے کہ دھرنے اور جلسے کا انعقاد اسلام آباد سے باہر کریں. عدالت نے آئندہ سماعت 17 نومبر پر آئی جی اسلام آباد سے دھرنے اور رستوں کی بندش سے متعلق ذاتی حیثیت میں پیش ہو کر رپورٹ طلب کر لی. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ امن و امان صوبائی معاملہ ہے، اس لیے سڑکیں بند ہوتی ہیں. کھاریاں میں تحریک انصاف کے لانگ مارچ کے باعث جی ٹی روڈ کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا، جس کے باعث شہریوں اور مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہوا. مارچ کی وجہ سے جی ٹی روڈ کے اطراف کاروباری سرگرمیاں متاثر ہونے کی وجہ سے دکاندار اور خریدار دونوں ہی پریشان ہیں. ناظرین، پی ٹی آئی کے احتجاج کے باعث جی ٹی روڈ کھاریاں اور ڈنگا روڈ سمیت دیگر راستے بند ہونے سے ایمبولنس کو راستہ نہ ملا، جس سے مریض اور اس کے لواحقین شدید اذیت میں مبتلا رہے. پی ٹی آئی کے احتجاجی مارچ کی سیکیورٹی کے نام پر کھاریاں، لالا موسیٰ اور منڈی بہاؤدین کی طرف آنے اور جانے والے راستے بند کر دیے گئے. راستوں کی بندش سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. پی ٹی آئی کے کارکنوں اور پولیس نے نہ صرف عام لوگوں کو گزرنے کی اجازت نہ دی بلکہ ایمبولنسز کو راستہ دینے سے بھی انکار کر دیا. مریضوں کے لواحقین ہسپتال پہنچنے کے لیے منت سماجت کرتے رہے لیکن انہیں راستہ نہیں دیا گیا. مقامی شہریوں نے اس طرز عمل کی شدید مذمت کی ہے. فیصل آباد کے کاروباری طبقے نے پی ٹی آئی کے احتجاجی مارچ کو معیشت کے لیے زہر قاتل قرار دیا ہے. سڑکیں اور راستے بند ہونے سے مصنوعات کی ترسیل رک کر رہ گئی ہے. فیصل آباد سے ہمارے نمائندے حافظ محمد علی عابد اس حوالے سے آپ کو آگاہ کریں گے. جی حافظ، آگاہ کیجیے گا، فیصل آباد کی بزنس کمیونٹی پی ٹی آئی کی احتجاجی سیاست کی وجہ سے کن مشکلات سے دوچار ہے؟ فیصل آباد پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہے اور یہ صنعت اور تجارت کے ہب کی حیثیت رکھتا ہے.
यहाँ पे 70% से ज़्यादा लोग बिल वास्ता या बिला वास्ता तिजारत के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ के लोगों ने लॉन्ग मार्च को यकसर मुस्तरद कर दिया है और ख़ास तौर पर ताजरों का ये कहना है कि चूँकि लॉन्ग मार्च की वजह से लोगों में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई है, तो गाहक का जो है वो मार्केट की तरफ रुझान कम है, जिससे मईशत पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। लॉन्ग मार्च वालों को चाहिए कि थोड़ी सी आवाम की तरफ तवज्जो करें। अब देखें ना, लोगों के कारोबार पहले से बिल्कुल नहीं है और लॉन्ग मार्च की वजह से कारोबार ये और भी ठप हो चुके हैं। यार लॉन्ग मार्च की वजह से दुकानों वालों को इतना नुकसान हो रहा है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। जो भी देख लो दुकानों वाले बेचारे रो रहे हैं। ये लॉन्ग मार्च क्या है, ख़त्म करना चाहिए यार। ये लॉन्ग मार्च किस वजह से है? ठीक है, हम आवाम का नुकसान है ना, हम अपना नुकसान खुद कर रहे हैं। अभी आपको बताएं कि पीटीआई की एहतजाजी मुहिम के बाद सड़कों की बंदिश से जहां मुश्किलात के शिकार हैं लोग, वहीं कारोबारी तबका भी परेशानी में मुब्तला है। शहरी और ताजिर पीटीआई के इस एहतजाजी मार्च के बारे में क्या कहते हैं, जानते हैं पसरूर की सब्जी मंडी में मौजूद अपने नुमाइंदा राना कैसर हयात से। कैसर, पीटीआई का एहतजाज किस तरह से कारोबारी सरगर्मियों को मुतासिर कर रहा है? जी बिल्कुल, पीटीआई के एहतजाजी धरने और लॉन्ग मार्च के बायस जहां पंजाब के बड़े शहरों में लोग मुश्किलात का शिकार हैं, तो वहीं पर पसूर जैसे छोटे शहर में भी धरने और लॉन्ग मार्च के असरात पहुंचना शुरू हो चुके हैं। मैं इस वक्त पसरूर की सब्ज़ी मंडी में मौजूद हूं, जहां पर बड़े शहरों से लाई जाने वाली सब्जियां और फलों की कीमतों में इजाफा होने पर ख़रीदार तो परेशान दिखते ही हैं, इनके साथ आड़ती भी परेशानी का शिकार हो चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ आड़ती और शहरी भी मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं कि इनको धरने और लॉन्ग मार्च के बायस क्या मुश्किलात दरपेश हैं। ये जो धरना है, इसकी वजह से सप्लाई और मेन रोड जब बंद है तो फिर ज़ाहिर है फ्रूट और सब्ज़ी जो है वो नहीं आ सकेगी और नहीं आ रही, जिसकी वजह से 600 रुपये वाला प्याज अब 1000 रुपये में यानी 5 किलो बिक रहा है। पंजाब गवर्नमेंट की तरजीह ये होनी चाहिए कि आवाम को रिलीफ पहुँचाए, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट इस वक्त मुकम्मल अपनी तवज्जो पीटीआई के धरनों एहतजाज पर उन्होंने लगाई हुई है, जिस वजह से आवाम की रिलीफ की तरफ कोई ध्यान नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से किए जाने वाले लॉन्ग मार्च की वजह से अवाम को कई मसाइल का सामना है। ताज़ा फलों और सब्जियों का शहरी मंडियों तक पहुंचने में रुकावट के बायस कीमतों का बढ़ जाना भी शामिल है। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं लाहौर से हमारे नुमाइंदे वकास भट्टी से। वकास, आगाह कीजिएगा। जी, चंद रोज से शुरू होने वाले पीटीआई मार्च की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है, जिसकी वजह से शहरी परेशान दिखाई दे रहे हैं। शहरियों का कहना है कि धरने और एहतजाज की वजह से दफातर जाने में मुश्किलात का सामना होता है, बच्चे स्कूल टाइम पर नहीं पहुँच पाते और इसके साथ साथ मरीज़ अस्पतालों में भी टाइम पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। सब्ज़ी बेचने वालों का कहना है कि एहतजाज और धरने की वजह से सब्ज़ी और फलों के रेट में भी इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। सब्ज़ी बेचने वालों का कहना है कि ट्रांसपोर्ट का खर्चा, सब्ज़ी और फलों को टाइम पर पहुंचने में भी दुश्वारी हो रही है, जिसकी वजह से रेट में इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आगाह करेंगे आपको मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल से। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि कश्मीरियों को वहशियाना तरीके से दबाने के लिए 10 लाख से ज्यादा भारतीय फौजी मकबूजा इलाके में तैनात हैं और मकबूजा जम्मू कश्मीर में इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा फौजी तैनाती वाला खित्ता बन चुका है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने श्रीनगर में जारी एक बयान में कहा कि वहशियाना फौजी तैनाती ने मकबूजा इलाके में इंसानी बहरान पैदा कर दिया है और भारत की तरफ से अगस्त 2019 में जम्मू व कश्मीर की खुसूसी हैसियत को गैर कानूनी तौर पर मनसूख करने के बाद से कश्मीरी भारतीय फौजियों के बदतरीन मुहासरे में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं ख्वाजा फिरदौस और सैयद बशीर इंदराबी ने श्रीनगर में एक मुश्तरका बयान में भारतीय एजेंसियों की तरफ से हुर्रियत रहनुमाओं और कारकुनों की जायदादों को जब्त करने की शदीद मजम्मत की। उन्होंने कहा कि भारत कश्मीर में जारी तहरीक आज़ादी को दबाने के लिए ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन वो अपने मज़मूम अज़ाइम में कभी कामयाब नहीं होगा। वर्ल्ड फोरम फॉर पीस एंड जस्टिस के चेयरमैन डॉक्टर गुलाम नबी फ़ाई ने इस्तांबुल में खिताब करते हुए कहा कि जम्मू व कश्मीर उस वक्त तक मुसलसल बहरान का शिकार रहेगा जब तक कश्मीरियों की मर्जी के मुताबिक उन्हें अपने सियासी मुस्तकबिल का फैसला करने का हक नहीं दिया जाता। मकबूजा कश्मीर में अदम तहफ़्फ़ुज़, आए दिन छापों, क्रैकडाउन और नित नए हरबों ने कश्मीरियों की निस्फ से ज़ायद आबादी को ख़तरनाक तरीन नफ्सियाती और ज़हनी अमराज में मुब्तला कर दिया है। इसके नतीजे में दिल और दिमाग की बड़ी बीमारियां भी आम हो चुकी हैं। तफसील बताएंगे यासर हुसैन अपनी इस रिपोर्ट में।
भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। पैलेट गन्स की गोलियों से 800 कश्मीरी जवान और बच्चे मुतासिर हो चुके हैं। भारत के अमराज चश्म के माहिरीन ने अपनी एक नई मेडिकल रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि पैलेट गन्स से जख्मी होने वाले 80% कश्मीरियों को बीनाई में कमी का सामना करना पड़ा। 2009 में होने वाले सर्वे के मुताबिक कश्मीर में मुख्तलिफ पुरतशद्दुद वाक़यात से तकरीबन 66% शहरी डिप्रेशन समेत मुख्तलिफ ज़हनी दबाव का शिकार हैं। 2015 में भारत की अपनी यूनिवर्सिटी और अमरीकी साइकोलॉजी रिसर्च ने मुश्तरका सर्वे में भी इस बात की निशानदही की थी कि 18 लाख कश्मीरी शहरी ज़हनी तनाव में मुब्तला हैं। हाल ही में भारतीय अमराज चश्म के मुताबिक 2019 के बाद से हजारों नौजवान और बच्चे भारतीय फाशिस्ट हुकूमत की पैलेट गन्स की गोलियों का निशाना बने। इन नौजवानों और बच्चों में से 80% की बीनाई मुतासिर हुई या वो जिंदगी भर के लिए देखने की सलाहियत से महरूम हो चुके हैं। कश्मीर के अंदर हजारों की तादाद में नौजवान कम उम्र बच्चे जो है वो पैलेट गन का निशाना बने हैं। वहीं मकबूजा रियासत जम्मू कश्मीर में हिब्बा जान से लेके इंशा मुश्ताक से लेके हजारों की तादाद में बच्चे बीनाई से महरूम है। हम चाहते हैं कि आलमी बरादरी इस चीज का नोटिस ले, अक़वाम मुत्तहिदा इस चीज का नोटिस ले और भारतीय काबिज अफवाज को जवाबदेह ठहराए कि मकबूजा रियासत जम्मू कश्मीर में लिथल वेपन्स का इस्तेमाल खत्म करके कश्मीरियों को हक खुद इरादे दिया जाए। इन रिपोर्ट्स और इंकशाफात की रोशनी में मजलूम कश्मीरियों ने आलमी इदारा सेहत और अक़वाम मुत्तहिदा समेत इंसानी हकूक के आलमी इदारों और आलमी बरादरी से अपील की है कि इन गैर इंसानी सरगर्मियों और इंसानी हकूक की पामालियों का सख्त नोटिस लिया जाए। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। अमेरिका के जनूबी और वस्त एशियाई उमूर के नायब वज़ीर ख़ारजा डोनाल्ड लू का कहना है कि कश्मीर से मुतालिक अमरीकी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। दरीना मसले का हल पाक भारत मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। वाशिंगटन में मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने भारत से मुतालबा किया कि मकबूजा इलाके में इलेक्शंस में तमाम सियासी हुकूक बहाल किए जाएं। इस बात को भी यकीनी बनाया जाए कि इलाके में मीडिया अपना काम आज़ादाना तौर पर जारी रख सके। उनका कहना था कि अमेरिका ने नई दिल्ली के साथ मकबूजा जम्मू व कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का मामला आला सतह पर उठाया है। डोनाल्ड लू ने उम्मीद जाहिर की कि आने वाले बरसों में कश्मीर में अमन को यकीनी बनाया जा सकेगा। सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक देव जी के 553वें जन्मदिन के मौके पर भारत समेत दुनिया भर से सैकड़ों सिख यात्रियों ने गुरुद्वारा साहब करतारपुर में अपनी मजहबी रसूमात अदा की। रिपोर्ट करेंगे ताहिर जाफरी। बाबा गुरु नानक देव जी के 553वें जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए भारत से 2409 सिख यात्रियों समेत सैकड़ों यात्री करतारपुर पहुंचे तो मुतलका हुकाम ने यात्रियों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। यात्रियों ने दरबार पर माथा टेका और मजहबी रसूमात में शिरकत की। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड इंतजामिया ने यात्रियों की तवाज़ो लंगर से की। सिख यात्रियों को गुरुद्वारा दरबार साहब की तामीर के हवाले से एक दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। इस मौका पर सिख यात्रियों का कहना था कि पाकिस्तान में उन्हें बहुत प्यार मिला। सानू 6-7 दिन हो गए ने आया नूं इत्थन ते सिक्योरिटी पक्षों ते ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਪੱਖੋਂ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕ ਆ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ये भी जितनी भी ज़्यादा लुक आफ्टर होंगी साड़ी उदी की थी। सिख यात्रियों ने कहा कि भारत वीज़ों की शराइत में नरमी करे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यात्री पाकिस्तान आ सकें। हम तो चाहते हैं कि एवरी डे जो है कम से कम 4 से 5 हज़ार लोग आएँ ताकि यहाँ के इंतज़ाम देख के उनको भी हृदय है जो वो ठंडक पड़े। उनको इंतज़ाम बहुत अच्छे हैं, जो रिलीफ दे सकते हैं संगत को वो मिल जानी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत यहाँ आए, नतमस्तक हो और इसका फ़ायदा लिया जा सके। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਚੱਕਣ ਲੱਗਾ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ पर प्यार मिला, ਸਾਨੂੰ बहुत प्यार मिला। सिख यात्री रात गुरुद्वारा दरबार साहब में ही क़याम करेंगे। ताहिर जाफरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। दरबार साहिब करतारपुर में दुनिया भर से आने वाले सिख यात्री मजहबी रसूमात अदा करने के साथ साथ पाकिस्तानी मसनूआत की खरीदारी में भी दिलचस्पी ले रहे हैं। PTV के नुमाइंदे मोहम्मद इरफान खालिद से गुफ्तगू करते हुए सिख यात्रियों ने कहा कि वो ये सौगात अपने प्यारों के लिए खरीद रहे हैं।
इंडिया वाघा बॉर्डर के ज़रिए 2000 से ज़ायद जो सिख यात्री दरबार साहब करतारपुर पहुँचे हैं, वहाँ उन्होंने मजहबी रसूमात अदा की है। अब वो दरबार साहब करतारपुर के बाज़ार में मौजूद है, शॉपिंग कर रहे हैं। सरदार जी, पाकिस्तानी मुसनाद को कैसा पाया और क्या क्या ख़रीदारी की आपने? आप वाघा ਬਾਰਡਰ से आए तो ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਬਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੁੱਤੇ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਆਵਾਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਵਾਹੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਈ। ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੀ ਕਿ ਆਹ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਿਆਰ करना चाहिए, किरत करनी चाहिए, किरत करके वंड के छकना चाहिए। जी बिल्कुल जी, दरबार साहब में आने वाले जो सिख यात्री हैं उनका कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो इकदाम किए गए हैं उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी गई है। उनके लंगर जो उनके मेडिकल जो कैंप बनाए गए हैं, बेहतरीन इकदाम किए गए हैं। पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए कमालिया में रैली निकाली गई। शुरका ने पाक फौज के हक में फलक शिकाफ नारे लगाए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पाक फौज हमारी रेड लाइन है, इसे मुतनाज़ बनाने वाले बैरूनी साजिश पर अमल पैरा है। पाक फौज के साथ इजहार यकजहती के लिए मंचनाबाद में भी रैली निकाली गई। शुरका से इजहार ख्याल करते हुए रुकन कौमी असम्बली मियां अब्दुल गफ्फार और दूसरे मुकर्ररीन ने कहा कि बैरूनी फंडिंग का फितना पाकिस्तानी अवाम खुसूसन नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। पाक फौज और अवाम के दरमियान नफरत फैलाने वालों को बेनकाब किया जाएगा। बुरेवाला में भी पाक फौज जिंदाबाद रैली निकाली गई। शुरका ने सियासत नहीं रियासत बचाओ के नारे लगाए। उन्होंने कहा कि पाक फौज के खिलाफ बयानिया एक साजिश है। फौज हमारी सरहदों की मुहाफिज है, कौम पाक फौज के साथ है। उधर जाफराबाद में भी एक बड़ी रैली निकाली गई है। शुरका ने इल्ज़ाम और बहतान नामंजूर के मजम्मती प्लेकार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे। उनका कहना था कि पाक फौज के खिलाफ मुफाद परस्त अनासिर की जुबान दराजी कबूल नहीं। अवाम पाक फौज के खिलाफ साजिशी अनासिर की कोशिशें कभी कामयाब नहीं होने देंगे। मिट्टी में भी पाक फौज के हक में रैली निकाली गई। शुरका ने पाक फौज के हक में नारे लगाए और मुल्क के खिलाफ तमाम साजिशों को नाकाम बनाने के अज़्म का इजहार किया। कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स का इदारा दिफाई साजो सामान की तैयारी के साथ मुल्की मईशत में भी कलीदी किरदार अदा कर रहा है। तफसील से आगाह कर रहे हैं मोहम्मद जुबैरुद्दीन। मुल्क में ऐसे इदारों की कमी नहीं जो आला मेयार को मद्देनज़र रखते हुए खिदमात अंजाम दे रहे हैं, जबकि इसके साथ साथ बैरूनी मांग को भी पूरा करते हुए मईशत के फ़रोग़ के लिए अपना हिस्सा मिला रहे हैं। कराची शिपयार्ड का इदारा भी जहाज़ साजी की सनत में मुल्क की दिफाई पैदावार की तलब को पूरा करने के साथ साथ बड़े पैमाने पर लोगों के रोज़गार की ज़रूरियात को पूरा करने और जहाज़ों की मरम्मत साजी से लेकर बैरूनी मांग को भी पूरा कर रहा है। कराची शिपयार्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर रियर एडमिरल सलमान इलियास कहते हैं कि ये इदारा खुद इन्हिसारी की जानिब गामज़न है और मुस्तकबिल के लिए भी कई बड़े प्रोजेक्ट ज़ेर तकमील हैं। ओवर द ईयर्स हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं और ग्रेजुअली हमारा जो मिशन है, जो हमें मिनिस्ट्री डिफेंस प्रोडक्शन और नेवी ने दिया है कि हम अपने आप का इंडिजिनाइजेशन कंपोनेंट को मैक्सिमाइज़ करें। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम दुनिया के किसी भी स्टैंडर्ड का हाईएस्ट क्वालिटी का वॉरशिप बना सकते हैं, पोर्ट क्राफ्ट बना सकते हैं। इस वक्त हम सबमरीन कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और इसके साथ साथ एक कराची पाकिस्तान में एक लार्ज एम्प्लॉयर हैं उस वर्क फोर्स के, जो हमारे जो मेहनत का जवान है वो हमारे पास एम्प्लॉयड है और एक हाई स्टैंडर्ड पे काम कर रहा है। इदारा फन्नी तरबियत फराहम करने के साथ साथ इंटर्नशिप के जरिए भी स्टेट ऑफ द आर्ट खिदमात अंजाम दे रहा है। 25,000 से ज़ायद अफराद की हम ट्रेनिंग ऑलरेडी कर चुके हैं, जो कि बिल्कुल यंग एंट्रेंट्स होते हैं, यंग इंजीनियर्स, डिप्लोमा होल्डर्स, उन सबको हम ऑलरेडी ट्रेन कर चुके हैं और अभी ये अल्हम्दुलिल्लाह हर साल ये और बढ़ते चले जाते हैं। बैक वक्त कई जहाज़ों की मरम्मत, जहाज़ों की तैयारी और दौरे हाजिर के मुताबिक जिद्दत को अपनाते हुए आगे बढ़ना इस इदारे को दीगर इदारों से मुमताज़ करता है। 1956 से कायम कराची शिपयार्ड ने जहां मुल्क की मईशत में खातिर खा अपना हिस्सा डाला है, वहीं दिफाई पैदावार के एतबार से भी इस इदारे ने खातिर खा नाम कमाया है। मोहम्मद जुबैरुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। बलूचिस्तान में सैलाब मुतासरा काश्तकारों को मुफ्त गंदम की बीजों की तकसीम के लिए 2 अरब 20 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। कोयटा में इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि काश्तकारों को बीज बिला मुआवजा फराहम किए जा रहे हैं। इजलास को बताया गया कि गंदम के बीजों की 3,80,000 बोरियां खरीदी गई हैं।
प्रोग्राम से बलूचिस्तान के 1 लाख से ज़ायद किसान मुस्तफ़ीद हो सकेंगे और गंदम की किल्लत का खात्मा होगा। बीजों की शफाफ तकसीम यकीनी बनाने के लिए चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम निगरानी कर रही है। और अभी आपको बताएं कि आज दुनिया भर में ज़ियाबेतस का दिन मनाया जा रहा है। शोबाए तिब में ये मरज़ खामोश कातिल कहलाया जाता है। इस मर्ज पर काबू पाने के लिए पाकिस्तान में मुख्तलिफ कैंप्स लगाए गए, जहां लोगों को ज़ियाबेतस के हवाले से आगाही फराहम की गई। तफसील जानते हैं रिजवान आरिफ से। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 4 करोड़ से ज़ायद अफराद ज़ियाबेतस का शिकार हैं, जिसमें से 25% को इस बात का इदराक ही नहीं है कि वो इस मर्ज में मुब्तला हैं। तिबी माहिरीन के मुताबिक ज़ियाबेतस में मुब्तला अफराद की जानिब से संजीदगी से तवज्जो ना देने पर पेचीदगियाँ पैदा होती हैं। इस मर्ज के हवाले से अवाम को आगाही फराहम करने की ज़रूरत है। Message that we're trying to spread today is that we can screen for diabetes. लोग आए, मैक्सिमम बेनिफिट उठाएं। डर उनको लगता है कि उनको डायबिटीज़ है, क्या उनके चांसेस हैं डायबिटीज़ डेवलप करने के, दांतों पे क्या असर पड़ता है, पेट पे क्या असर पड़ता है, किडनीज़ पे क्या असर पड़ता है, हार्ट पे क्या असर पड़ता है। We'll have all the specialists here ready to answer all those questions. ज़ियाबेतस होने की बुनियादी वजूहात में मुतवाज़न ग़ज़ा का ना होना, मोटापा और गैर सेहतमंदाना तर्ज ज़िंदगी शामिल हैं। ये बीमारी उस वक्त पैदा होती है जब जिस्म अपने अंदर मौजूद ग्लूकोज को हल करके खून में शामिल नहीं कर पाता। लाइफस्टाइल को अगर आप अपना मेंटेन रखते हैं तो आप डायबिटीज़ से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। वक्त के ऊपर अगर आप अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा दें और उसे कंट्रोल कर लें तो यू कैन सेव योरसेल्फ फ्रॉम गेटिंग इनटू ट्रबल। आप अपनी खुद अच्छी मॉनिटरिंग करें ग्लूकोज की। बर वक्त जब उनको सिम्टम्स का पता चले तो वो तशख़ीस के लिए डॉक्टर्स के पास आएँ, उनकी कॉम्प्लिकेशन से वो बच सकें डायबिटीज़ की और प्रॉपर ट्रीटमेंट ले सकें। ज़ियाबेतस का ज़्यादातर इन्हिसार जीनियाती और माहौलियाती अवामिल पर होता है, लेकिन आप सेहतमंद ग़ज़ा और चुस्त तर्ज ज़िंदगी से अपने खून में ग्लूकोज को मुनासिब सतह पर रख सकते हैं। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, ज़ियाबेतस की बीमारी को खामोश कातिल भी करार दिया जाता है, जो जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा को मुतासिर करती है। ज़ियाबेतस के दिल पर क्या असरात मुरतब होते हैं, ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर अमराज़ क़ल्ब डॉक्टर जावेद सब्ज़वारी साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। बताइएगा, ज़ियाबेतस का मरज़ दिल को किस तरह से नुकसान पहुँचाता है और कौन कौन सी एहतियात से काम लेकर इसके मुज़र असरात से बचाव मुमकिन है? शुगर के मरीज़ों को बहुत एहतियात करनी चाहिए। अगर उनको तेज़ चलने से, सीढ़ियाँ चढ़ने से, खाना खाने के बाद तेज़ चलने से, गुस्से की कैफियत में, जज्बाती कैफियत में छाती में बोझ महसूस होता है, घुटन महसूस होती है, दबाव महसूस होता है, जलन महसूस होती है, दोनों बाजुओं में जाती है, जबड़े में जाती है, कमर में जाती है, पेट के ऊपर के हिस्से में जाती है, या इनका सांस फूलता है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, या पसीने आने लगते हैं बग़ैर किसी वजह के, या दिल ख़राब होता है, उल्टी आने लगती है, कभी भी नज़रअंदाज मत करें। शुरू के लम्हात में याद रखिए ECG और एको पर कोई तब्दीली नहीं आती। अगर आपके खून में शुगर की मिकदार खाली पेट 100 से 110 और खाना खाने के 2 घंटे के 140 से 160 तक रहती है और मेंटेन करते हैं दवाएं इस्तेमाल करके, चाहे वो गोलियों की शक्ल में है या इंसुलिन की शक्ल में, अगर आप अपनी खुराक को सादा रखते हैं, अगर आप अपनी खुराक से मसनूईपन निकाल देते हैं और घर के सादा ताज़ा बने हुए खाने खाते हैं, छोटे निवाले लेके आहिस्ता आहिस्ता चबा के महसूस करके और ज़िंदगी के मामूलात को तब्दील करते हैं, रोज़ाना सैर करते हैं, हल्की फुल्की वर्जिश करते हैं, तो आप एक बेहतर अंदाज में ज़िंदगी गुजार सकते हैं। शुगर की बीमारी होने के बावजूद आप कह सकते हैं कि मैं एक सेहतमंद इंसान हूँ। वेदर अपडेट के साथ मैं हूं अब्दुल कदीर। नाज़रीन, गिलगित बाल्टिस्तान में वक्फे से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। गिलगित और उसके गिरदनवाह में होने वाली बारिश, जबकि निगर और हुंसा में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। बारिश की वजह से आज इस्लामाबाद से गिलगित और स्कर्दू के लिए परवाजें भी मनसूख हो गई हैं। बल्तिस्तान के ज़िला गांजे के हेडक्वार्टर खपल शहर और गिरदनवाह में 1 जबकि बालाई इलाकों में तकरीबन 4 इंच बर्फ़ पड़ चुकी है। ज़िला गेज़र के मैदानी इलाकों में बारिश, जबकि बालाई इलाकों गोपस, यासीन, हंदोर, दरकोट, फंडर, हंदरब, बदस्वात और ब्रस्ट में होने वाली बर्फबारी से सर्दी बढ़ गई है। ज़िला स्तोर के 2 रफ्तादा इलाके मिनीमर्ग, कमरी, ब्राज़िल टॉप, काला पानी, मीर मलिक और
थ्रेशिंग में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। इलाके का मौसम सर्द हो चुका है। ज़िली हेडक्वार्टर गोरीकोट में अब तक 1 इंच जबकि बालाई इलाकों में तकरीबन 6 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है। स्कर्दू समेत बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में वक्त से पहले बर्फबारी हुई। बर्फबारी के बाद स्कर्दू में मौसम की शिद्दत और लोगों को दरपेश मुश्किलात के हवाले से क्या सूरत हाल है, जानते हैं कासिम नसीम से। कासिम, बताइएगा बल्तिस्तान में मौसम की क्या सूरत हाल है? जी, बल्तिस्तान डिवीज़न में इस साल सीज़न से पहले बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ है। अभी तक बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ख़ज़ान का मौसम चल रहा था और दरख्तों के पत्ते भी अभी मुकम्मल तौर पर नहीं जड़े कि अचानक से बर्फबारी का सिलसिला शुरू है। गुज़श्ता 2 रोज़ से यहाँ पे शदीद तरीन सर्दी पड़ रही थी और स्कर्दू शहर में कम से कम दर्जा हरारत -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा था और आज रात बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ है। स्कर्दू शहर में अब तक 3 इंच से ज़ायद बर्फ़ पड़ चुकी है, जबकि बालाई इलाकों में 5 से 6 इंच तक बर्फ़ रिकॉर्ड की जा चुकी है। और बालाई इलाकों में अचानक होने वाली शदीद बर्फबारी से आमदरफ्त के भी लोगों को मुश्किलात हैं और यहाँ स्कर्दू में इस्लामाबाद और स्कर्दू की आज की जो परवाज़ है वो भी मनसूख हो गई है। जी, बहुत शुक्रिया कासिम नसीम तफसीलात से आगाह करने के लिए। नाज़रीन, मानसेरा के मैदानी इलाकों में बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला दोबारा वक्फे से जारी है, जिससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। वादी सरन, कुनश, नारान, बटाकुंडी, कागान और शुक्रान समेत मुल्हिका इलाकों में बारिश और बर्फबारी जारी है। नारान में 1.5 जबकि कागान में 2 इंच से ज़ायद बर्फ़ पड़ चुकी है। कागान के मुख्तलिफ मकामात पर कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी का अमला भारी मशीनरी की मदद से शाहरा से बर्फ़ हटाने में मसरूफ़ है। और मुल्क का एक और सार मरी और गिरदनवाह के इलाके भूरबन, न्यू मरी में मूसलाधार बारिश, जबकि गलियात के मुख्तलिफ इलाकों में अयूबिया, डोंगा गली, नथिया गली और मुश्कपुरी में हल्की बर्फबारी हुई। बारिश और धुंध की वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। मरी और मज़ाफ़ात के इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला गुज़श्ता रोज़ से शुरू हुआ, जो बगैर किसी वक्फे के ताहाल जारी है। बारिश के बाद सर्दी बढ़ जाने से अवामुन्नास के रोज़मर्रा की मामलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। मौसम सरमा की पहली बारिश लाहौर, इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया, जबकि स्वात, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बर्फबारी का आगाज़ हो गया है। बारिश और ठंडी हवा लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसते ही सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। इस्लामाबाद, गुजरावाला, शेखुपुरा, सरगोदा, फैसलाबाद, शुरकोट, सराय आलमगीर, गुजरात समेत कई शहरों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश हुई। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, शिमाल मशरक़ी और जनूबी पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत लेह -8, कालाम, अस्तूर, बाबूसर, स्कर्दू -3, मालम जब्बा -2, गोपस, ज़ियारत -1, बगरोट और गिलगित में 0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और मौसम सरमा में आज़ाद कश्मीर के बासी सर्दी की शिद्दत का भरपूर मुकाबला करते हैं। यकबस्ता मौसम में यहाँ के मकीन कैसे ज़िंदगी बसर करते हैं, तफसील के लिए आदिल अहमद खान की रिपोर्ट देखिए। सर्द धुंधली शामें, नरम सी धूप, पानियों की सुस्त रवानियाँ, दरख्तों की शाखों से गिरते जर्द पत्ते मौसम की तब्दीली का ऐलान कर रहे हैं। पहाड़ों की सफ़ेद पोशी, दूर गांव के घरों से उठता धुआं अलामत है कि मौसम सरमा अपनी बिसात बचा चुका है। आज़ाद कश्मीर के देही इलाकों में मौसम सरमा के आगाज़ से ही जाड़ों के इस्तकबाल की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। लोग सख्त मौसमों के लिए लकड़ियां, ईंधन और खुराक ज़ख़ीरा करना शुरू कर देते हैं और हर कोई इस जल्दी में होता है कि बारिशों और बर्फबारी से पहले अपने मांदा काम निपटा ले। सबसे पहले लकड़ियाँ इकट्ठी करते हैं, 4 महीने के लिए राशन बर्फबारी की सूरत में इकट्ठा करते हैं और ये हमारे लिए गुजर बसर बड़ा मुश्किल होता है, इसका हम पहले से बंदोबस्त करते हैं। देही इलाकों के रवायती कच्चे चूल्हों में लकड़ी की आग के अलाव रोशन होने लगते हैं। लोग सरे शाम ही आग के करीब आ बैठते हैं और अपने खानदान के साथ घुल मिल जाते हैं। यही वजह है कि देही इलाकों में खानदान और कुंबों के दरमियान कुर्बतें और समाजी कदरें आज भी किसी न किसी तरह से कायम हैं। मौसमों की तब्दीली हमेशा इंसानी ज़िंदगी और तहजीब और तमद्दन पर असरअंदाज होती रही है, ताहम ये तब्दीली आज़ाद कश्मीर के इन देही इलाकों में ज़्यादा नुमायां नज़र आती है। आदिल अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर।
استنبول کے مشہور بازار استقلال اسٹریٹ پر ہونے والے دھماکے میں 6 افراد ہلاک اور 53 زخمی ہو گئے ہیں۔ زخمیوں کو ہسپتال پہنچا دیا گیا ہے جہاں ان کو فوری طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ پولیس نے ایک مشتبہ شخص کو گرفتار بھی کیا ہے۔ استنبول کے استقلال اسٹریٹ ویکنڈ ہونے کے باعث لوگوں سے بھری ہوئی تھی۔ ترک صدر نے استنبول کی مرکزی سڑک پر ہونے والے اس دھماکے کو حملہ قرار دیا ہے۔ ترک صدر کے مطابق ابتدائی اشاریے ایسے ملے ہیں کہ یہ دہشت گردانہ کارروائی ہو سکتی ہے۔ معروف کشمیری رہنما اور ورلڈ فورم فار پیس اینڈ جسٹس کے چیئرمین ڈاکٹر غلام نبی فائی نے استقلال ایونیو استنبول میں ہونے والے بم حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے ترکیہ کے عوام اور جاں بحق ہونے والے افراد کے اہل خانہ سے تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ ڈاکٹر فائی نے واشنگٹن میں ایک بیان میں کہا کہ مجرموں کی عبرتناک سزا ملنی چاہیے تاکہ کوئی بھی ایسی حرکت دوبارہ کرنے کی جرت نہ کر سکے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن انڈونیشیا کے جزیرے بالی پہنچے ہیں جہاں G20 اجلاس کے موقع پر امریکی صدر اور چین کے صدر شی جن پنگ کے درمیان ملاقات ہوگی۔ توقع ہے کہ ملاقات میں تائیوان کا معاملہ چھایا رہے گا۔ چین تائیوان کو اپنا حصہ قرار دیتا ہے۔ صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ دونوں رہنما یہ طے کریں گے کہ تائیوان کے معاملے پر دونوں ملکوں کی ریڈ لائنز کیا ہیں۔ دونوں رہنما G20 اجلاس میں شرکت کے لیے انڈونیشیا پہنچ چکے ہیں جو کل سے شروع ہو رہا ہے۔ 2020 میں صدر جو بائیڈن کے اقتدار میں آنے کے بعد یہ دونوں رہنماؤں کے درمیان پہلی براہ راست ملاقات ہوگی۔ اور جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کی تنظیم آسیان کا اجلاس کمبوڈیا میں ختم ہو گیا۔ اجلاس کے دوران مشرقی تیمور کو آسیان کے 11ویں رکن کے طور پر تسلیم کرنے پر اصولی اتفاق کیا گیا۔ چین، امریکہ، آسٹریلیا، جاپان اور کینیڈا سمیت مختلف ممالک کے رہنماؤں نے بھی اجلاس سے خطاب کیا۔ صدر جو بائیڈن نے کہا کہ امریکہ، جنوبی کوریا اور جاپان شمالی کوریا کے بارے میں پہلے سے زیادہ مربوط ہیں جس نے اشتعال انگیز رویات جاری رکھا ہوا ہے۔ کمبوڈیا میں جاپانی وزیر اعظم فومیو کشیڈا اور جنوبی کوریا کے صدر یون سک یول کے ساتھ سہ-افریقی مذاکرات کے بعد بات کرتے ہوئے جاپان کے وزیر اعظم نے کہا کہ شمالی کوریا کی طرف سے ممکنہ اشتعال انگیزی خطرناک ہے۔ جنوبی کوریا کے صدر نے کہا کہ اتحادیوں کے درمیان تعاون شمال مشرقی ایشیا میں امن اور استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ اجلاس کے اختتام پر تنظیم کی سربراہی انڈونیشیا کے صدر جوجو ویڈوڈو کے حوالے کی گئی۔ انہیں آسیان کا علامتی ہتھوڑا پیش کیا گیا۔ اجلاس میں میانمار کی صورتحال، یوکرین جنگ، علاقائی امن اور تعاون، ماحولیاتی ہم آہنگی اور انصاف سمیت گزشتہ سال کے 5 نکاتی امن و اتفاق رائے پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ بھارت کے دارالحکومت دہلی میں بلدیاتی انتخابات میں ٹکٹ نہ ملنے پر ایک امیدوار بجلی کے کھمبے پر چڑھ گیا۔ امیدوار حسیب الحسن نے عام آدمی پارٹی کو ٹکٹ کے لیے درخواست دی تھی۔ پارٹی نے حسیب الحسن کو پہلے کونسلر کے عہدے پر فائز کیا تھا لیکن اسے ٹکٹ نہیں ملا۔ اپنی ناراضگی ظاہر کرنے کے لیے حسیب الحسن نے شاستری پارک میٹرو کے سامنے ہائی ٹینشن ٹاور پر چڑھ کر پارٹی کے خلاف احتجاج ریکارڈ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر عوام چاہتے ہیں تو میں اب آزاد امیدوار کے طور پر انتخابات میں حصہ لوں گا۔ ایران کی عدالت نے پولیس حراست میں مہسا امینی کی ہلاکت کے بعد ملک بھر میں احتجاج کے سلسلے میں 3 صوبوں میں حالیہ مظاہروں میں ملوث ہونے والے کے الزام پر 750 سے زیادہ افراد پر فرد جرم عائد کر دی ہے۔ عدلیہ کے اعداد و شمار میں بتایا گیا کہ ستمبر کے وسط میں احتجاج شروع ہوا تھا اور اب تک 2000 سے زائد افراد پر فرد جرم عائد کی جا چکی ہے جن میں سے تقریباً نصف تعداد تہران سے ہے۔ جنوبی صوبے ہمزگان میں حالیہ مظاہروں کے بعد 164 افراد پر فرد جرم عائد کی گئی ہے۔ ایران میں ان مظاہروں کے دوران سیکیورٹی اہلکاروں سمیت درجنوں افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ اور یہاں آپ کو بتائیں گے کہ حالیہ عمرہ سیزن میں 3,70,000 سے زیادہ پاکستانی سعودی عرب پہنچے ہیں۔ سعودی وزارت حج و عمرہ کی جانب سے جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق دنیا کے مختلف ملکوں سے تقریباً 20 لاکھ مسلمان ادائیگی عمرہ کے لیے پہنچے ہیں۔ عمرہ ادائیگی کا یہ سیزن یکم محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے۔ انڈونیشیا سے عمرے کے لیے آنے والے افراد کی تعداد سب سے زیادہ ہے جو 5.5 لاکھ کے قریب ہے۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر مسعود خان نے کہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے مابین تعلقات میں بہتری کی وجہ سے دونوں ملکوں کے لیے سرمایہ کاری کے مواقع پیدا ہوئے ہیں۔ پاکستان کے اس سیکٹر میں سرمایہ کاری کے فروغ کے حوالے سے منعقدہ سیشن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستانی IT شعبہ اور سٹارٹ اپس کے فروغ اور ان شعبہ جات میں سرمایہ کاری کے حوالے سے پاکستان امریکن ٹیک انٹرپرینیور اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ مسعود خان نے کہا کہ سرمایہ کاری کے ماحول کو سازگار بنانے کے لیے حکومت پاکستان نے مختلف اقدامات اٹھائے ہیں۔
فرانس میں پاکستان کی کمیونٹی کی طرف سے شاعر مشرق علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس تقریب میں پاکستانی کمیونٹی کی کثیر تعداد سمیت تمام مکتبہ فکر کے افراد موجود تھے۔ مقررین نے علامہ اقبال کی شخصیت اور شاعری پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ علامہ اقبال نے برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے لیے الگ مملکت بنانے کا نقشہ پیش کیا، جس کو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں 14 اگست سن 1947 کو حاصل کیا گیا۔ اس موقع پر فرانس میں پاکستان کے سفیر عاصم افتخار احمد نے کہا کہ علامہ اقبال کی تعلیمات اور نظریات سے نئی نسل کو روشناس کرانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اور ناظرین، ملک بھر میں ڈینگی کے وار جاری ہیں۔ جنوبی پنجاب میں رواں سال ڈینگی کا شکار ہو کر جاں بحق افراد کی تعداد 10 ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ڈینگی وائرس سے ایک اور مریض جاں بحق، جبکہ مجموعی طور پر متاثرہ افراد کی تعداد 1636 ہو گئی ہے۔ پنجاب بھر کے ہسپتالوں میں ڈینگی کے مریضوں کا علاج جاری ہے۔ اور ناظرین، ہر سال پاکستان سمیت دنیا بھر میں 9 سے 14 نومبر تک سائنس اور امن کے بین الاقوامی ہفتے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس ہفتے کے دوران لوگ اپنے ممالک میں امن کی ترغیب دیتے ہیں اور اسے فروغ دیتے ہیں۔ مزید تفصیل آپ کو بتائیں گے علی گل اپنی اس رپورٹ میں۔ جدید ٹیکنالوجی سے جہاں بہتر زندگی گزارنے کے لیے نئی ایجادات کی جا رہی ہیں، وہیں سائنس کا استعمال دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اقوام متحدہ کی طرف سے بین الاقوامی ہفتہ برائے سائنس اور امن پہلی بار 10 نومبر 1986 کو منایا گیا، جس کا مقصد دنیا بھر میں امن کے لیے سائنٹیفک ایجادات اور نظریات کا فروغ ہے۔ سائنس کی مدد سے دنیا نے ایٹم بم سے لے کر خلا تک کا سفر کیا، اور اب اسی کے استعمال سے جدید طریقہ کار اور سائنسی علوم سے عالمی سطح پر لوگوں کو شعور اور آگاہی فراہم کی جا رہی ہے۔ ہفتہ برائے سائنس اور امن کی مناسبت سے دنیا بھر میں مختلف تقریبات اور سرگرمیاں منعقد کی جاتی ہیں، جس میں لوگ پوری دنیا میں امن کی حوصلہ افزائی اور فروغ کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے پرعزم دکھائی دیتے ہیں۔ اس ہفتے کا موضوع ٹیکنالوجی کی ترقی، امن کا فروغ اور عام لوگوں میں بیداری پیدا کرنا ہے۔ علی گل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ خیرپور گمبٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس ہسپتال میں صحت کے شعبے میں انقلابی اقدامات جاری ہیں۔ مزید تفصیل سے آگاہ کر رہے ہیں نعمان چنا اس رپورٹ میں۔ حکومت سندھ جدید آلات سے لیس اسپتالوں کے ذریعے غریبوں کو عالمی طرز کا مفت علاج فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہے، جس کی مثال ضلع خیرپور کے شہر گمبٹ میں قائم گمبٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس ہے، جہاں نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر سے آنے والے مریضوں کو دل، جگر، گردوں، کارنیا اور بون میرو جیسے مہنگے ترین علاج کی جدید سہولیات فراہم کرنے کے ساتھ کینسر کے جملہ اقسام کا ایڈوانس طبی آلات سے مفت علاج کیا جا رہا ہے۔ گمبٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس کے شعبہ نیوکلیئر میڈیسن اینڈ کینسر کیئر ریسرچ سینٹر میں انسٹال کی گئی ایڈوانس مشینری میں انٹرا آپریٹو ریڈیو تھراپی، پیٹ سی ٹی اسکین، سائیکلوٹران، میموگرافی، گاما نائف و دیگر جدید طبی آلات سے کم آمدنی والے افراد کے لیے دنیا کے مہنگے علاج کی مفت سہولیات فراہم ہو رہی ہے۔ یہ ایک سسٹم ہے جہاں ہر ٹریٹمنٹ ان کو کینسر کی مل جاتی ہے، آپریشن بھی ہو جاتا ہے، اور ڈیورنگ آپریشن اگر وہ کینسر نکال دیتے تو اس کی سائٹ کو ادھر ہی ریڈیشن بھی ہو جاتی ہے۔ کمپیوٹرائز سسٹم ہے، اور اس حساب سے جو پیشنٹ کا پلان ہوتا ہے، جہاں پہ ڈیزیز ہوتی ہے وہاں پہ ریڈیشن لگتی ہے، اور نارمل ٹیشو اس کے بالکل جو ہے نا ان کو ریڈیشن نہیں لگتی۔ کینسر کے مریض خصوصاً کم آمدنی والے غریب افراد کینسر کے مہنگے علاج کی مفت فراہمی پر ادارے کی کاوشوں کو قابل تحسین قرار دے رہے ہیں۔ یہ میرا ابو ہے جس کے ساتھ میں آیا ہوا ہوں، پیشنٹ ہے، تو الحمدللہ پہلے سے بہت فرق ہے ابھی۔ تمام ہی اسپتال گئے ماں چودہ سندھ میں پہلو نمبر ہے۔ دنیا کی جدید اسپتالوں کی طرز پر قائم گمبٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس نے آج کینسر کے مریضوں میں صحت مند زندگی کی امید پیدا کر دی ہے۔ نعمان چنا، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، نوشہر و فیروز۔ لاہور میں خطاطی کی دلکش نمائش جاری ہے جو 18 نومبر تک جاری رہے گی۔ نمائش میں رکھے فن پاروں میں رب العالمین سے عقیدت اور محبت کے رنگ بکھیرے گئے ہیں۔ رپورٹ کریں گی شمائلہ شبیر۔ خطاطی فنون لطیفہ کی ایک منفرد قسم ہے جس میں پاکستانی خطاطوں نے ہر دور میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے۔ لاہور کی ایک آرٹ گیلری میں جاری خطاطی کی خوبصورت نمائش پاکستان کے خطاطوں کی مہارت کی عکاس ہے۔ نمائش میں خطاطی میں نہ صرف روایت کو برقرار رکھا گیا بلکہ جدید خطوط اور انفرادیت بھی نمایاں تھی، جن میں مصوروں نے قلم کے ذریعے کینوس پر اپنے احساسات کا اظہار کیا ہے۔ اسلامی خطاطی میں ہم نے ماڈرنٹی کو اور جدید پن کو شامل کیا تاکہ اس کو مزید آگے بڑھایا جا سکے۔ میرا کام جو ہے وہ ماڈرن خط میں آتا ہے، اور باقی یہاں پہ ٹریڈیشنل بھی ہیں جسے روایتی خط کہتے ہیں،
روایتی خط ہے اور ماڈرن خط ہے، یہ دونوں جو ہے نا اس قسم کے کام کیے لوگوں نے، اور اس کو دوسرا یہ کیلی گرافی کو پینٹنگز میں لے کے آئے ہیں۔ زیادہ تر کلر پیلیٹ آپ دیکھیں گے تو کولڈ کلرز میں آپ کو نظر آئیں گے، جو آنکھوں کے لیے سودھنگ اور اس طرح کے کلرز یوز ہوتے ہیں، تو وہ ریلیٹ کریں آیت کے ساتھ اور قرآن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ساتھ ریلیٹ کریں۔ نمائش میں رکھے فن پاروں میں رب العالمین سے عقیدت و محبت کے رنگ بکھیرے گئے تھے، جسے دیکھ کر انسان داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جو ینگ جنریشن ہے ہماری، وہ کتنی کریٹیو ہے اور کتنی آرٹ لور ہے۔ آپ دیکھیں کتنا ٹیلنٹ ہے ہمارے پاس، ہمارا جو فیوچر کا پاکستان ہے وہ بہت روشن ہوگا۔ زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے یہ نمائش دیکھی اور ایمان افروز فن پاروں کو بے حد سراہا۔ فنکاروں نے خطاطی میں بہترین مہارت استعمال کرتے ہوئے اس فن کو ایک نئی جہت دی ہے۔ شمائلہ شبیر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ ادھر کراچی میں معروف مجسمہ ساز انجم ایاز کے خوبصورت فن پاروں کی نمائش ہوئی۔ تفصیل سے آگاہ کر رہی ہیں عائشہ آفرین۔ خطاطی اور سنگ تراشی کی تاریخ لاکھوں سال پرانی ہے۔ معروف مجسمہ ساز انجم ایاز نے دونوں فنون کو باہم ملا کر ایسے فن پارے تخلیق کیے جو اپنی مثال آپ ہیں۔ ان فن پاروں کو تخلیق کرنے کے لیے پاکستان بھر سے نایاب پتھر تلاش کیے گئے اور کڑی محنت اور ہاتھ کی کاریگری سے ان پر اسمائے حسنہ تراشے گئے۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس کے نام لکھوں۔ جو پہاڑ سے، دریا سے، سمندر سے چھوٹے چھوٹے پتھر اتنے خوبصورت، اتنے رنگین، تو ان کی نعمت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کہ پاکستان میں اتنا بڑا پتھر ہے اور میں نے کاٹ دیا ہے اور وہ اس پہ اللہ کے نام لکھ دیے ہیں۔ شائقین فن کی جانب سے پتھروں پر کرندہ اسمائے حسنہ کو خوب داد تحسین پیش کی گئی۔ پتھروں کو کاٹنا، تراش کرنا بہت مشکل کام ہے، مگر کس خوبصورتی سے اور نفاست سے کام کیا ہے انجم نے کہ وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ بہت ہی یونیک یہ ایگزیبیشن ہے۔ یہ پتھر انہوں نے سالوں ڈھونڈے ہیں اور ہر مختلف رنگ اور نسل کا پتھر ہے اور مختلف جگہوں سے یہ پتھر انہوں نے جمع کیے ہیں۔ امروہہ سے تعلق رکھنے والے مجسمہ ساز انجم ایاز کی خطاطی میں بہترین فنکارانہ صلاحیتوں کی ایک دنیا معترف ہے، لیکن یہ خوبصورت خطاطی کر کے انہوں نے اپنے فن کا حق ادا کر دیا۔ پتھروں پہ اللہ کے بابرکت نام کی یہ خوبصورت اور منفرد خطاطی آرٹسٹ کی اپنے خالق سے محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ عائشہ آفرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔